सुनो बेटा, रिवीजन शुरू किया था ना, इसमें थोड़ा सा तेज पढ़ाना है तो कम क्लासों में कवर करना है ना। लास्ट क्लास में मैंने क्या कवर कराया था? कंपैरेटिव कॉमन साइज की इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट नहीं कराई थी अभी, फिलहाल बैलेंस शीट करवा भी नहीं रहा हूं। पहले इनकम स्टेटमेंट हुई, अब कैश फ्लो पढ़ा रहा हूं 2-3 क्लास, उसके बाद दोनों के मिलाकर होमवर्क, फिर उसके बाद साइड में एक्स्ट्रा में कराऊंगा बैलेंस शीट। रीजन, बैलेंस शीट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्वेश्चन किसका था? कंपैरेटिव या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है ना। आज कैश फ्लो रिवाइज करा रहा हूं, 3 से 4 क्लास लगेंगे अगर होमवर्क करोगे तो। शायद 8 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर ले भी आओगे, बताएंगे बाद में, अब पहले पढ़ देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है? कौन से में? रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कवर है, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन वाइवा में भी बन सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा बेसिकली 2 टेक्निक्स होती हैं या 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। वाइवा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, कोर्स में है नहीं है उन्हें इससे मतलब नहीं, वो कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं। तो कितने मेथड होते हैं कैश फ्लो में? 2, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड अगर मैं 12th क्लास के हिसाब से बात करूं तो ये नॉट इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में या हमारी बुकों में इसके क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है बेटा। डायरेक्ट मेथड के हमारे कोर्स में क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब बात करें इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड ही हमारे सिलेबस में है, इन आवर सिलेबस। थोड़ा बहुत ध्यान है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है भाई? मैं तो जनरली इसे एक तरीके से मॉडर्न कैश बुक की तरह ट्रीट करता हूं। नाम क्या है? कैश फ्लो। तो कैश का फ्लो दिखा रहे हैं हम इसमें, पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है तो नो फ्लो, ठीक है। कई बार कैश इन फ्लो को हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अगर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए भाई सोर्स ऑफ कैश फ्लो, तो मतलब पैसा आने की बात हो रही है, इनफ्लो की बात हो रही है। पैसा जाने के लिए वर्ड यूज करा जा सकता है एप्लीकेशन। क्या चीज? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो, तो आप एग्जांपल दे दो उन पॉइंट्स के जहां पर पैसा जा रहा है। इनफ्लो मीन्स सोर्स, आउटफ्लो मीन्स एप्लीकेशन। पैसा आए सोर्स, पैसा जाए एप्लीकेशन। ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है तो नो फ्लो। इसे आप ट्रीट करो जस्ट लाइक मॉडर्न कैश बुक की तरह। भाई नॉर्मल कैश बुक में हम क्या करते हैं? केवल पैसा आना या जाना दिखाते हैं। यहां पर हम पैसा किस वजह से या किस एक्टिविटी से आ रहा है वो भी शो करते हैं। पैसा किस एक्टिविटी की वजह से जा रहा है उसे भी हम क्या करते हैं बेटा? इसमें शो करते हैं। तो एक तरीके से थोड़ी सी मॉडर्न हो जाती है उसके मुकाबले। अब सबसे पहली बात, यहां पर कैश का मतलब क्या है? इस कैश का मतलब क्या है? यहां पर इस कैश का मतलब क्या है? यहां पर इस कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब यहां पर कैश के अंदर क्या क्या आता है? कैश भी आता है, बैंक भी आता है और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो हमने इसलिए खरीदी हैं हम जिन्हें जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर लें शॉर्ट में, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर यहां पर कैश कहलाते हैं। तो कैश का मतलब यहां केवल कैश नहीं है, कैश में कैश भी है,
बैंक भी है और मार्केटेबल शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इनफ्लो आउटफ्लो, भाई कैश कम हुआ बैंक बढ़ा, 10,000 कम हुए 10,000 बढ़े, क्या फर्क आया इसमें? तो नो फ्लो। ऐसे भी क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्कर में, सीयूटी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, या सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनफ्लो आउटफ्लो, नो फ्लो, ये कम होगी कैश या बैंक बढ़ जाएगा। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, नो फ्लो। तो याद रखो यहां पर कैश के अंदर ये तीनों चीजें शामिल है, और अगर इनमें आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस में भी हमें आंसर क्या देना है? नो फ्लो। उस केस में भी आंसर क्या देना है? नो फ्लो। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं भैया, फास्ट ट्रैक का मतलब ही फास्ट है। अब यहां पर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को कुल कितनी एक्टिविटी में बांटना होता है? यहां पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटते हैं कुल मिलाकर 3 एक्टिविटी में। कितनी? 3। अब आप कहेंगे मैंने तो 2 ही लाइन बनाई है, एक और इसके अंदर फर्दर 2। ठीक है, सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कौन सी एक्टिविटी लिख रहा हूं? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहा हूं। कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्ट मेथड अपनाता हूं तो मुझे यह जानने की जरूरत है कि ऑपरेटिंग क्या है, और अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड अपनाता हूं तो मुझे यह जानने की जरूरत है कि नॉन ऑपरेटिंग क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं समय खराब बिल्कुल भी नहीं करता ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर बात करके, रीजन बताता हूं कुछ क्यों। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 5 जगह है तो सही, यहां जा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मुझे जरा एक बात बताओ, ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? क्यों? क्योंकि डेली नहीं होती, और हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो डे टू डे एक्टिविटीज है बिजनेस की, जो रूटीन बेस पर होती हो, जो बिजनेस को नॉर्मल रन करने के लिए ट्रांजैक्शन की जाए, वो सब ऑपरेटिंग है। दिमाग में आपके ये बैठा हुआ है, मेरे भी ये बैठा हुआ है। पर इस चैप्टर में कभी कभी मैं इस क्या नाम है मीनिंग से बेटा कंफ्यूज हो सकता हूं। ठीक है, सच बात बताऊं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर को मैं यहां ऑपरेटिंग मानूंगा। अब आप कहेंगे रीजन, भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों मानना है ऑपरेटिंग। इसी वजह से मैं ऑपरेटिंग का मतलब ही नहीं आपको बताऊंगा, मैं केवल किसका मतलब बताऊंगा? नॉन ऑपरेटिंग पहचान लो, जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो क्या बन जाएंगी? बस इस तरीके से हम इस चैप्टर को दिमाग में बैठाएंगे। सही है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? कोई भी ऐसी चीज जिनका रिलेशन नॉन करंट एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से हो, ऐसी हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। फाइनेंसिंग में क्या आता है? वो चीजें जिनका रिलेशन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या लोन, लोन कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन से हो,
वो सब किस में आती हैं? फाइनेंसिंग में आती है। अब बताओ, गुड लॉस्ट बाई फायर, क्या इसका संबंध शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन से है? क्या इसका संबंध फिक्स एसेट से है? क्या इसका संबंध नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से है? तो इस चैप्टर में हम इसे किसकी तरह ट्रीट करेंगे? ऑपरेटिंग की तरह ट्रीट करेंगे, जबकि एक्चुअल में क्या है ये? तो इसीलिए भैया मैं ऑपरेटिंग का मीनिंग ही नहीं बता रहा बेटा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग का मीनिंग बताता हूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पर आप मुझसे पूछोगे कि भैया ये तो ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, आप इसे ऑपरेटिंग क्यों मान रहे हो? या ये नॉन ऑपरेटिंग है तो आप इसे ऑपरेटिंग क्यों मान रहे हो? मतलब आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे। तो बेहतर क्या है, आप इसका मतलब ही ना जानो, आप क्या जानो यहां पर कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है। जो ना ही इन्वेस्टिंग है ना ही फाइनेंसिंग है वो क्या बन जाएंगे? ऑपरेटिंग बन जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका इस चैप्टर को सोचने का यही है, और यही तरीका हमारे काम आएगा जब हम एडजस्टमेंट्स दिमाग में बैठाएंगे बेटा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं नॉर्मल बिजनेस के लिए। सैलरी पेड टू वर्कर, क्यों? क्या सैलरी का संबंध नॉन करंट एसेट से है? क्या शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन से है? तो वो क्या है? ऑपरेटिंग। रेंट पेड, क्यों? क्या रेंट का संबंध फिक्स एसेट से नहीं है? अरे हमारा फिक्स एसेट कोई ना है, किसी और का होगा, हमें तो रेंट देना है, तो क्या हमारे फिक्स एसेट से संबंध है? क्या शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन से? तो क्या ये ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव, अब ये इन्वेस्टिंग है। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग है। शेयर किससे संबंध है? डिबेंचर या लोन से। इंटरेस्ट रिसीव किससे संबंध है? इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। स्टेशनरी परचेज्ड किससे? स्टेशनरी फिक्स एसेट होती है भाई, फिर ऑपरेटिंग है। बैड डेप्ट, क्यों? क्योंकि लेटर से डेटर फिक्स एसेट होते हैं भाई। फिर किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ऑपरेटिंग, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट डेटर से संबंधित है ना। और यहां तो बात हो रही है किसकी? नॉन करंट की। और डेटर क्या होते हैं? करंट होते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्यों? क्यों फाइनेंसिंग भाई? ऑपरेटिंग। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ऑपरेटिंग। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये तो एक्टिव, ये तो कैश फ्लो ही नहीं है, तो वो किसी भी एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्या ऑपरेटिंग जानने की जरूरत है? क्या जानो? जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग। क्योंकि बेटा बहुत बार ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो है तो ऑपरेटिंग, पर हम उन्हें ट्रीट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग की तरह। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पर इस चैप्टर में हम उसे एज ए नॉन ऑपरेटिंग ही ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गुड लॉस्ट बाय फायर, एक्चुअल में वो नॉन ऑपरेटिंग है, बट इस चैप्टर में हम उसे ऑपरेटिंग। तो हम इसके चक्कर में ही नहीं फंस रहे बेटा, हम केवल किस में फंस रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, यहां पर साथ की साथ वन मार्कर क्वेश्चन भी मैं कुछ क्लियर कर रहा हूं। देखो बेटा, स्पेशली कंफ्यूजन आएगी इंटरेस्ट के पॉइंट्स में। किसके पॉइंट्स में? तो दो बिजनेस लिख रहा हूं मैं, एक तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक वगैरह, इनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरी तरफ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं, जिन्हें आप जनरली बिजनेस की तरह देखते हो। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं। अब जैसे इंटरेस्ट पेड है, ठीक है, मेरा काम है कपड़ों का,
मेरा काम है फर्नीचर का, मेरा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, या मेरा फर्दर कोई अदर सर्विस देने का काम है, तो मैं अगर किसी को इंटरेस्ट देता हूं तो क्यों दूंगा मैं इंटरेस्ट? तो क्या ये मेरी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट ट्रीट करूं, ऑपरेटिंग मानूं इसे या नहीं मानूं? नहीं मानूं। तो ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट पेड, अगर हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो ये किस एक्टिविटी का खर्चा है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट पे करता है तो ये इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रीजन, उनका रूटीन काम इस तरीके का है, इस नेचर का है कि वो लोगों से पैसा लेते भी हैं और उन्हें पैसा उधार देते भी हैं। तो जिन लोगों से पैसा लेके डिपॉजिट कर रहे हैं अपने पास, लाइक बैंक, उस पर वो ब्याज देंगे, और जिन्हें उधार देने उनसे वो ब्याज लेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है इनके लिए? इन्वेस्टिंग है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है इनके लिए? ऑपरेटिंग है। 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल पूरे पूरे चांस है इस बेसिस पर, या वाइवा में भी पूछा जा सकता है। डिविडेंड रिसीव क्या है इनके लिए? फाइनेंसिंग नहीं बेटा, इन्वेस्टिंग। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी तो डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी इसमें आती है। ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड, हाँ जी, फाइनेंसिंग। और डिविडेंड पेड क्या बनेगा? ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंसिंग। ऑलवेज रिमेंबर, डिविडेंड चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे करे या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे करे, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। डिविडेंड कंपनी कब पे करती है या किस पर पे करती है? डिविडेंड कंपनी उन शेयर्स पे करती है जो शेयर उसने खुद इशू करे हैं। और जब कंपनी कोई शेयर खुद इशू करती है तो वो उसके लिए हमेशा किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये बात तो बच्चे क्लियर कर लेते हैं। गलत आंसर कहां देते हैं? वो यहां पर देते हैं। ठीक है। डिविडेंड पेड हमेशा क्या रहेगा? फाइनेंसिंग रहेगा। लिखो इसे। अभी मुझे आज की क्लास में फॉर्मेट भी कवर कराना है, थोड़ी लंबी क्लास रहेंगी अब, तो चला टाइमली काम करना सीखो बेटा आप भी। आठ नंबर का आएगा ये एग्जाम में, मैं बता चुका हूं। 2 1 मार्कर क्वेश्चन और 1 6 मार्कर क्वेश्चन। कर देना अब।
तो भैया थ्योरी के जो क्वेश्चन 1 मार्कर बनेंगे वो तो इतने स्पेस से बन जाएंगे जो बनने हैं, जो मैंने अभी तक बताया। अब आता हूं मेनली 6 मार्क क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमें कंप्लीट फॉर्मेट या पूरा कैश फ्लो का मतलब क्या कहते हो स्ट्रक्चर वगैरह सीखना है। ठीक है ना। ये मैंने पहले नहीं बता रखी थी, बताई तो होंगी यार मैंने, थ्योरी मुंह से बोल दी होगी मैंने, लिखवाई नहीं होगी तो ये वाली बातें बेटा मैंने लिखवाया नहीं होगा, मुंह से बोल दिया होगा पहले। देखना जाके पहली क्लास आज पुरानी वाली मिलेगी जरूर। डिविडेंड पेड ध्यान रखना ये हमेशा क्या रहेगा, फाइनेंसिंग, चाहे कोई भी कंपनी पे करे, उस कंपनी का कुछ भी नेचर हो बेटा। अभी तो कहां पर है, थोड़ा जल्दी नोट करो बेटा। कल भी सेम टाइम है या थोड़ा पहले रख लोगे? क्या कल थोड़ा पहले रखोगे या सेम टाइम? भाई एक दिन टाइम फिक्स करा लो, शायद उन्होंने सुमित भैया ने अपना रख रखा है 10 बजे तक का, 10 बजे तक का उन्होंने रख रखा है ना। नहीं है, बच्चे तो हैं कुछ। तो कोई टाइम तो फिर वो रख लो, बॉलिंग और रख लेना, बॉलिंग और सही है। मेरे को इसके चार्जेस खोल जाते हैं, क्या चार्जेस खोल जाते हैं। क्या करने, अभी 11:15 जाऊंगा। क्या करने, मैथ की क्लास। कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है सारा? तो फिर क्या समय खराब कर रहा है यार? सीधी सी एक बात मैं जानता हूँ, इस समय समय खराब करने के लिए कोई ना है कि किसी को खुश करना है तो जाओ। प्रैक्टिकल में वो करेगा क्या कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल में पंगा। तेरे बोर्ड में 80 में से 70 है ना, तो 20 के 20 ही मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 25 साल से तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ भाई। सुनिए, अब मेन फॉर्मेट पे आते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, होमवर्क और छुट्टी करोगे अब इसमें, मैं आज ग्रुप में घेरने वाला हूं ये बात, तो मैं फाइन लिए बिना छोड़ूंगा नहीं, और ये फाइन रिफंडेबल नहीं होगा। नहीं वो तो मैंने बोल दिया था, जेन्युइन रीजन होगा तो कोई वो नहीं है। ठीक है तो बस अब सुनिए फॉर्मेट की बात बेटा प्लीज। अब फॉर्मेट कुछ ऐसे रहेगा, 2 पेजों में बनाना जो थोड़ा सा नीट क्लीन सा बन जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में AS3 पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। सबसे पहले नंबर पे ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा, ध्यान रखना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर P&L सरप्लस, इसमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स।
पहले फॉर्मेट सीख लो, फिर इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों है। बेसिकली मैं इसे कहता हूं टैक्स मेड प्लस डिविडेंड मेड। मेड मतलब होता है डिक्लेयर, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। दो लाइनें मैंने छोड़ी हैं, क्यों छोड़ी है बता दूंगा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को ध्यान में रख के। यहां से निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ऐसा हो सकता है आपके स्कूल में डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करते हो, तो वो इन सभी चीजों को रफ में साइड में अलग से वर्किंग में करेंगे। बात वही है, ऐसा नहीं है कि मैंने ज्यादा लिखवाया है या ऐसा नहीं है उन्होंने कम कराया। बस क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसे अलग से वर्किंग में कर देते हैं और फिर उस अमाउंट से डायरेक्ट यहां से शुरुआत कर देते हैं। लिखना इतना ही पड़ेगा भाई। मैंने एक जगह लिख दिया, किसी ने ऐसे इक्वेशन बना दी और फिर दूसरी जगह जाके x प्लस वाई लिख दिया। क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं ना। बाकी बहुत सारे लोगों पे टीएस ग्रेवाल जी का इंपैक्ट ज्यादा होता है, तो जैसा सॉल्यूशन दिखता है वैसा करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें ऐड करूंगा, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैंने सब कुछ करा है, ठीक है। पर पहले फॉर्मेट कवर कर लो, अगली क्लास में रीजन पे जाएंगे। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नोटिस करना, एक्सपेंस प्लस हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिल्कुल अपोजिट, इनकम माइनस कर रहा हूं, एक्सपेंस प्लस। कुछ दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? सबसे पहले इसका मेन रीजन, हमारे कोर्स में कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट, मतलब हम रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स मतलब होता है माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। और परसों या अगली क्लास में जहां तक है मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये मैंने प्लस माइनस ऐसे क्यों करे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बेटा। यहां से निकल कर आएगा कैश बिफोर, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। एक भैया हमारे फिर इसमें प्लस करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर उल्टी करूंगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो मैं प्लस कर रहा हूं, डिक्रीज इन करंट एसेट। माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और एट द एंड माइनस करना है टैक्स पेड। क्या माइनस करना है, टैक्स पेड। तो फाइनली ये निकल कर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप स्कूल में? मैं नहीं कह रहा था भैया, वो जो आपने वो बताया था ना, क्या कहते हैं डिविडेंड प्रॉफिट, क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट। उसका एक क्वेश्चन आया था अभी, वो हुआ था ओलंपियाड, मतलब वो सीयूटी करते रही था बिल्कुल। मैंने ही डिविजिबल प्रॉफिट से सिखाए थे तुम्हें। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि जो मैं तुम्हें स्कूल से अलग पढ़ा रहा हूं उसका फायदा तुम्हें तब मिलेगा जब सैंपल पेपर आएंगे। कोई डाउट है इसमें? डाउट क्या, अभी तो क्लियर ही नहीं है ये फॉर्मेट ऐसा क्यों है। बस ये फॉर्मेट है, क्लियर कब होगा ये नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा क्यों है कि हर चीज अपोजिट दिख रही है। मतलब एक्सपेंस कायदा क्या कहता है, माइनस होने चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, प्लस। इनकम प्लस होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, माइनस। नेक्स्ट क्लास में इसका रीजन दूंगा ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल यही इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। क्या, कौन सी एक्टिविटी है ये, ऑपरेटिंग। सेकेंड नंबर पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये आगे पीछे नहीं कर सकता हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। एक्टिविटी ये ऐसी ही चलेंगी, इसमें कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। प्लस पैसा आ रहा है प्लस, पैसा जा रहा है माइनस, और इसका फाइनल टोटल बाहर। तीसरे नंबर पर आता है
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पैसा आ रहा है प्लस, पैसा जा रहा है माइनस, ठीक है। पर एक्सपेंस से तो पैसा जाता है, पर हमने प्लस करा है। इसका रीजन नेक्स्ट क्लास में बार बार बोल रहा हूं बेटा। यहां पे फाइनल आंसर आ गया। अब ध्यान दो मेरी बात, इन तीनों एक्टिविटी का जो टोटल है उसे हम कहते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कुछ लोग इसमें नाम बदल सकते हैं, प्लस में आंसर आ जाए तो कैश फ्रॉम लिख देते हैं, प्लस में माइनस में आंसर आ जाए कैश यूज्ड लिख देते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों का टोटल, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें मैं प्लस करता हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या मैं कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बता चुका हूं, प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा क्लोजिंग बैलेंस के, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक किस एक्टिविटी में आएगा, वो तो इसी के अंदर ही हो गया ना, तो वो किसी भी एक्टिविटी का पार्ट है ही नहीं, यानी कि वो नो फ्लो है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ये फॉर्मेट था। अब इसे भरना कैसे है, देखो दो तीन रास्ते हैं बेटा। एक रास्ता है बड़ा आसान, पर मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं 20, 10, 10-15, 10-15, 10-15, 10-15 आइटम लिखवा दूं, आप उन्हें याद कर लो। पर उसमें एक दिक्कत क्या लगती है मुझे कि एग्जाम में अगर उनके अलावा कुछ आया तो दिक्कत होगी। तो मैं कुछ एक तरीका सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ये याद ना करना पड़े, हम सीधा इसके अंदर अपने आप ही दिमाग में सोच करके भरना सीख जाए। तो उसके लिए आपको मेरी बात 10 मिनट और ध्यान से सुननी है बस। सबसे पहली बात, मुझे दो ही तो चीजें सीखनी है, एक प्लस कब करना है, माइनस कब करना है ना, और दूसरा किस एक्टिविटी में लिखना है। अगर ये दो बातें पता लग जाएं तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हम लिख लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे बस। ये एक बैलेंस शीट है पुराने जमाने की, शेड्यूल 6, अभी अभी रेशो में भी यूज कराई थी मैंने, फॉर्मूले बनवाए थे इससे। क्या थी बैलेंस शीट हमारी, श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। बेसिकली ये दोनों नॉन करंट एसेट हो गए, ये करंट एसेट हो गया। और मिसलीनियस एक्सपेंडिचर मतलब होता है फिक्टिशियस एसेट, जिसे मैं पूरे साल नेगेटिव रिजर्व के नाम से आपको बताते आया हूं। किस नाम से बताकर आया हूं, नेगेटिव, यही है। अब एस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व, एल से लोन, बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी आ गया इसमें। यहां पर आप नॉन करंट लायबिलिटी छोड़ो, हर लोन लोन है, हर लोन क्या है, लोन है। आप ऐसे ध्यान में रखो, लोन कहीं भी दे रखा हो उसे क्या मान रहे हैं हम, लोन मान रहे हैं। करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, करंट एसेट और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या कहां जाएगा, पहले ये सोचते हैं, या पहले सोचते हैं प्लस माइनस। शेयर पहले साल 10 लाख रुपए के हैं, उसी कंपनी के शेयर अगले साल 16 लाख रुपए के हैं, तो उसने शेयर इश्यू करे या शेयर रिडीम करे, तो पैसा कंपनी पे आया गया, आया। रिजर्व किससे बनता है, प्रॉफिट से। पहले साल 1 लाख के रिजर्व थे, दूसरे साल 1.5 लाख के रिजर्व थे, तो यानी कि 50,000 का और प्रॉफिट कमाया होगा। पैसे आए या गए, आए। लोन
पहले दिन मेरे ऊपर 5 लाख का लोन है, आखिरी दिन 8 लाख का लोन है, तो 3 लाख रुपए का लोन बढ़ रहा है, मतलब मैंने पैसे लिए किसी से या दिए। तो इन शॉर्ट जब जब लायबिलिटी साइड बढ़ती है तो मतलब पैसा आ रहा होगा, जब जब लायबिलिटी साइड बढ़ती है तो मतलब पैसा आ रहा होगा। तो ये इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसे क्या कर देना चाहिए हमें, प्लस। जितनी भी जगह प्लस दिख रहा है वो इस बेस पे सोच लूंगा। इसके उल्टा फिक्स एसेट, साल के पहले दिन 2 बिल्डिंग है बिजनेस के पास, आखिरी दिन 3 बिल्डिंग है, तो बिजनेस ने एसेट खरीदा होगा, बेचा होगा, तो पैसे आए होंगे, गए होंगे, गए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब जब एसेट बढ़ता है तो ये रिप्रेजेंट करता है आउटफ्लो को, पैसा जाने को, एप्लीकेशन को। तो क्या करना है, ये क्लियर, जस्ट रिवर्स। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो मतलब हमने क्या कर दी होगी, पेमेंट। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, तो पैसा माइनस। जब जब एसेट कम हो रहा है मतलब हमने एसेट जनरली बेचा होगा, तो पैसा आएगा, जाएगा, आएगा, इनफ्लो। क्या करना है, प्लस। और अगर भूल जाओ तो बहुत सिंपल एक तरीका बताता हूं, मतलब एक तरीके से रटवा रहा हूं ये बात मैं, वो लॉजिक नहीं है भाई। इस हमारे कोर्स में इस मेथड का हमने क्या नाम दे रखा है, सब चीज उल्टी सोच रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ता है तो फायदा नुकसान, ओ एसेट बढ़ते हैं तो फायदा नुकसान, उल्टा सोचना है, क्या कर दूं, माइनस। ऐसे सोच लेना अगर भूल जाओ तो। ये लॉजिक था, और ये जो मैंने अभी अभी बोला है एक तरीके से जुगाड़ रास्ता है, सही है। प्लस माइनस सीख गए, अब ये बता दूं कहां आएगा। बेटा मुझे बस इतना बताना, इनमें से किस किस का संबंध फाइनेंसिंग से है। इसका संबंध फाइनेंसिंग से है, और इसका संबंध फाइनेंसिंग से, और बस। तो यार ये दोनों चीजें फाइनेंसिंग का पार्ट है। इनमें से किस किस का संबंध इन्वेस्टिंग से है, फिक्स एसेट्स का और बस भाई, जो ना फाइनेंसिंग है ना इन्वेस्टिंग है वो कहां चली जाएगी। ये हमारा सोचने का तरीका है। ठीक है, अभी तो मैं रटवा ही रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने रीजन नहीं दिया, रीजन मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब बहुत सिंपल सिंपल सा पूछता हूं, 6 में से 3 नंबर हर बच्चा केवल इस इतने से टेबल में से बोर्ड एग्जाम में कवर कर लेगा, इतने से टेबल से 6 में से 3। ध्यान देना मेरी बात पे। शेयर बढ़ रहा है तो क्या करूं, प्लस। कहां पर, आधा नंबर। डिबेंचर बढ़ रहे हैं, क्या करूं, कहां पर, आधा नंबर। इस तरीके से 2.5 से 3 नंबर बन जाएंगे। क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर किस में आता है, नहीं इनमें से किस में आता है, करंट लायबिलिटी, यानी कि ऑपरेटिंग। कम हो रहे हैं तो क्या करूं, माइनस। कहां पर, ऑपरेटिंग में। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, क्या करूं, माइनस। कहां पर, गलत। लोन कोई भी हो, लोन हमेशा किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। इस बात को ध्यान रखो ना बेटा, क्लियर है। जैसे जर्नलिज्म बढ़ रहा है तो क्या करूं, प्लस। कहां पर, ऑपरेटिंग में, ये रही जगह। और बोर्ड वाले तो बेचारे इतने भले इंसान हैं, आप फॉर्मेट भी भूल जाते हो ना, वो हर प्लस माइनस के नंबर आपको आधे तब भी दे देते हैं, आप आगे पीछे भी कर देते हो ना तो भी बेचारे नंबर दे देते हैं, वो इतने भले इंसान होते हैं। ठीक है, मशीन बढ़ रही है, क्या करूं, कहां, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, क्या करूं, प्लस। कहां पर, इन्वेस्टिंग में। अरे 50% से ज्यादा तो मात्र इतने से आप ये टेबल भर दोगे। अब बताओ मैं अंदर का एग्जांपल लिखवाऊं, है जरूरत उन्हें याद करने की, कोई जरूरत नहीं है, बस इतने से को दिमाग में। अब कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी बेटा। सम
इंपॉर्टेंट पॉइंट टू माइंड। अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में रख लोगे तो 6 में से 4 नंबर पे पहुंच जाओगे। अभी तक 3 पे पहुंचे थे, इन्हें ध्यान में रखोगे तो 4 पे पहुंच जाओगे। पहली बात देखो बेटा, प्रपोज डिविडेंड हमें कभी भी बोर्ड एग्जाम में बैलेंस शीट में अब नहीं दिखेगा। हो सकता है आपके किसी प्री बोर्ड में दिख जाए, वो कब होता है जब हम टीचरों से इग्नोरेंस होती है। हुआ क्या, मैंने आपका प्री बोर्ड का पेपर बनाया, कोई 8-10 साल पुराना पेपर उठाकर वो छाप दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक प्रपोज डिविडेंड को हम लायबिलिटी मानते थे और उसे बैलेंस शीट में दिखाया करते थे। लेकिन कुछ ही साल पहले नियम बदल गया कि अब प्रपोज डिविडेंड जिस साल हम पे करेंगे हम उसे उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, तो अब उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता। तो हो सकता है आपके स्कूल के क्वेश्चनों में गड़बड़ हो, बोर्ड में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं होगा। अगर ये बैलेंस शीट में नहीं है तो ये क्या बन गया, एडजस्टमेंट। और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। तो यहां में 2 साल दे रखे होंगे बेटा, एक दे रखा होगा करंट ईयर और एक दे रखा होगा प्रीवियस ईयर। रिमेंबर, करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को आपको इग्नोर कर देना है। क्यों कर देना है इग्नोर? डिविडेंड हम देंगे जब हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा और करंट ईयर का प्रॉफिट अगले साल पता लगेगा, तो इसे क्या कर देना है, इग्नोर। हमारे काम का केवल क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर वाला। अब डिविडेंड किस पर देते हो, तो ये किस एक्टिविटी का खर्चा है, फाइनेंसिंग का। तो जहां का खर्चा है वहां से माइनस करना है, और क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए ऑपरेटिंग में ऐड। ये तो एडजस्टमेंट भी हो गई और ये पॉइंट भी हो गया। मैंने इसलिए बता दिया, कभी कभी इसे हम लोग जो है ना नोट टू अकाउंट में भी दे देते हैं अलग से, एडजस्टमेंट में ना देके। आपको ट्रीटमेंट यही करना है। ठीक है, दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स सेम, करंट ईयर की इनकम का जर्नल केसेस में टैक्स आप कब दोगे, करंट ईयर में या अगले साल? तो करंट ईयर का टैक्स आपके लिए कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश। तो इसे आपको ऑपरेटिंग में ऐड करना है। ये रहा करंट ईयर का टैक्स, इसे टैक्स मेड के नाम से ऑपरेटिंग में क्या करना है, ऐड। और इस साल जो टैक्स दे रहा हूं वो कौन सी इनकम का दे रहा हूं, तो ये वाला जो टैक्स है ये टैक्स पेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, तो ये ऑपरेटिंग से माइनस करना है। ये प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग से क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं। ये 2 बातें ध्यान रहेंगी। तीसरी बात, लोन कोई भी हो, ये बात वैसे मुझे लिखवानी नहीं चाहिए, मैं बता चुका हूं, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लोन कोई भी हो चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हमेशा फाइनेंसिंग में आएगा। क्योंकि मैंने इसमें भी आपको ऊपर एक बात बताई थी, लोन एनी वहां लिख चुका हूं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहीं भी दे रखा हूं, हमेशा किसमें आएगा। चौथी बात, सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया वैसे तो ये आपको कहां गिवन होगा, रिजर्व में है, रिजर्व, पर इसका रिलेशन किससे होता है, शेयर या डिवेंचर से, तो ये कहां आना चाहिए, पर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्यों, अगर एग्जाम में वाइवा में ही पूछ ली गई ये बात तो बता पाओगे अब आप, किस में आएगा शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा। क्यों आएगा फाइनेंसिंग में, क्योंकि ये किससे रिलेशन रखता है, शेयर डिवेंचर से। ठीक है, जबकि ये गिवन कहां होगा हमें, रिजर्व में, पर दिखाएंगे कहां में से, तब भी फाइनेंसिंग में। ये बातें ध्यान रखनी है स्पेशली। फिफ्थ, गुडविल या कोई और इंटेंजिबल एसेट है अगर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुडविल हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर शो कर सकते हैं, नहीं।
गुडविल कैन बी शोन और रिकॉर्ड इन द बुक ओनली इफ इट इज परचेज गुडविल। तो गुडविल मैं केवल अपनी बुक में कब दिखा सकता हूं? जब मैं उसे खरीद रहा हूं, और खरीदूंगा तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो अगर आपको गुडविल या इंटेंजिबल एसेट बढ़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो इसका मतलब पैसा जा रहा है। अब गुडविल किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। तो क्या करना है? इन्वेस्टिंग से माइनस करना है। लेकिन अगर गुडविल कम होती दिखाई दे तो मैं ये नहीं मानूंगा मैंने गुडविल बेच दी। गुडविल ही बेच दूंगा तो मेरा बिजनेस बंद, कोई और चला रहा है। इसका मतलब मैंने गुडविल को अमोर्टाइज किया है, कॉमन भाषा में कहते हैं डेप्रिशिएट किया है। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, ऑपरेटिंग में ऐड। इतना जोड़ लो, शायद 4.5 नंबर तो इतने से ही मिल जाएंगे, 4.5 नंबर तक। तो आज की क्लास में जितना मैंने बताया, अगर आप इसे इतना को दिमाग में बैठा के लाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में एक तो मैं आपको क्वेश्चन में भर के दिखाऊंगा और एक मैं रीजन बताऊंगा ये उल्टी गंगा क्यों भाई थी हमने। ठीक है बेटा? श्योर? चलो।